वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री श्री ठाकुर जी बबूल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वहाँ पे बहुत सी भक्त माताएं बैठी हैं। ठाकुर जी ने एक माँ को रहस्य करके बोला कि वाह, तूने कपड़े का तो अच्छा रंग बना लिया है। माँ ने लज्जित होकर कहा, कपड़े गंदे हो गए हैं, बहुत दिनों से साफ नहीं कर पाई हूं। श्री ठाकुर ने इस बार गंभीर स्वर में कहा, मुझे ऐसा गंदा लक्ष्मी श्रीहीन भाव अच्छा नहीं लगता। तुम लोग हर समय साफ सुथरा रहोगी, सदाचार से चलोगी, तभी न संसार में लक्ष्मी श्री आएगी। तुम लोगों में अनेक को देखता हूं कि अच्छी तरह केश नहीं झाड़ती है, मांग में रीति अनुसार सिंदूर नहीं लगाती, कपाल में सुंदर ढंग से बिंदी भी नहीं करती, अस्त व्यस्त आचरण से चलती हो। तुम लोगों को देखकर ही बच्चों का वैसा अभ्यास बन जाता है। यह अच्छी बात नहीं है। हर कार्य में सौंदर्य और श्रृंखला बोध होना चाहिए। अपने अपने वैशिष्ट्य को अक्षुण्ण बनाए रखकर सारे कामों को मन लगाकर करोगी और उसी प्रकार चलोगी एवं बोलोगी। उसमें देखोगे कि हाय हाय नहीं नहीं के भाव एवं बीमारी सिमारी कम जाएगी। शरीर में ताकत पाओगी और काम में आनंद। चाहे घर गृहस्थी का जो भी काम करो, पर सर्वदा यह बुद्धि लगाती रहोगी कि और भी अच्छी तरह निपुण तथा क्षिप्र भाव से किस प्रकार कामों को कर सकती हो, उसी मुताबिक काम भी करोगी। सुसंगत भाव से बुद्धि लगाना और चिंता करना ही ध्यान है। किसी व्यक्ति की बोलचाल काम काज के ढंग को देखकर ही समझा जाता है कि वह नाम ध्यान करता है या नहीं। जो नियमित रूप से नाम ध्यान करता है उसका सब कुछ ही दिन व दिन सुष्ट और सुंदर निश्चित रूप से होगा ही। जैसे तुम रसोई बनाती हो, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम अपने साध्य मुताबिक किस प्रकार और भी अच्छी तरह रसोई बना सकती हो। अच्छी तरह रसोई बनाने के पहले बहुत सी बातें सोचने की जरूरत है। पहली बात है, जिसके लिए रसोई बनाती हो उन लोगों में विभिन्न व्यक्ति की रुचि क्या है। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए किसे कैसी चीज की आवश्यकता है, किस ऋतु में कैसी चीज को खासकर ग्रहण करना चाहिए, एक ही चीज को कितने रूप में कितनी तरह से बनाई जाए इत्यादि। इसके लिए तुम्हें अनेक विषयों की जानकारी रखनी होगी। खाद्य पदार्थ कि किस चीज में क्या गुण तथा अवगुण है, किस अवस्था में स्वास्थ्य के लिए कौन सी चीज विशेष रूप से उपयोगी है, कैसी आबो हवा में शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है एवं उसका प्रतिविधान ही कैसे होता है, संसार में किसकी कैसे रुचि और पसंद है। इन विषयों की तुम्हें जिज्ञासु होकर जानकारी रखनी होगी। सूरमा माँ ने बोला कि घर के मालिक की पसंद कुछ और होती है और बच्चों में हर की पसंद हर तरह की होती है। स्वास्थ्य के लिए भी प्रयोजन एक तरह का नहीं हो सकता है। इस प्रकार सोचकर चलने से तो कोई था ही नहीं मिलेगा। श्री ठाकुर जी बोले, इन सब बातों में कुछ न कुछ ऐसी चीज पाओगी जिसमें सभी का मेल खाता हो। इसके अलावा विशिष्ट रुचि और प्रयोजन के प्रति ध्यान रखकर थोड़ा बहुत इधर उधर तो करना ही है। यह कोई कठिन बात नहीं है, बुद्धि लगाकर करने से ही हो सकता है। जैसे स्वास्थ्यप्रद रुचिकर नाना तरह के आचार मुरब्बे इत्यादि बनाकर घर में रख लिए, अमावट एवं कटहल सत्व इत्यादि बनाकर भी रखे। जिस समय गोभी सस्ती रहती है उस समय खरीद कर उसे सुखा कर रख सकती हो। विभिन्न तरह का हाजमा मसाला देकर बरी बनाकर रख सकती हो। कितनी तरह की चीजें बनाकर रखी जा सकती हैं। मुझसे तो तुम लोग ही उन विषयों में अधिक जानकारी रखती हो। इसमें उतना खर्च भी नहीं पड़ता है। तुम लोगों में संरक्षण तथा प्रस्तुति की बुद्धि रहनी चाहिए। घर गृहस्थी में जिन सब चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है उन सब चीज़ों को पहले ही इंतजाम करके रखना चाहिए। जैसे सालों भर तुम्हें इमली की ज़रूरत है, पर इमली के मौसम में तुम इमलियाँ खरीद कर नहीं रखती हो। जब ज़रूरत पड़ती है तो किसी को इमली के लिए दुकान दौड़ा देती हो। इसमें खर्च भी अधिक पड़ता है और अच्छी चीज़ें भी नहीं मिलती हैं।
जैसे कि यदि उड़द समयानुसार स्वयं खरीद कर रखो, झाड़ झुड़ कर सुखा कर स्वयं चक्की में दर लो तो कितना कम में काम चल जाएगा। ढेकी रहने पर धान खरीद कर तुम स्वयं ही उसे उसन सकती हो। भूसे को गोबर में मिलाकर उपले तैयार कर सकती हो। छोटी गाय रहने पर उसे तुम स्वयं खिला सकती हो। गोपालन बहुत अच्छी चीज है। हमारे आर्यों के घरों में गोपालन एक विशेष वैशिष्ट था। घर में साग सब्जी तरकारी का बगान स्वयं करना अच्छा ही होता है। उसमें स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शिक्षा भी मिलती है। इसके साथ ही साथ फूल के गांच भी लगा लिए। टोटका दवा के लिए जिन सब जड़ी बूटियों की जरूरत होती है उनके पौधों को भी लगा लेना चाहिए। 2-4 फल के वृक्ष रहें तो बहुत अच्छा। नीम, तुलसी, यूकलिप्टस इत्यादि जिन वृक्षों की हवा अच्छी होती है उन वृक्षों को लगाना चाहिए। एक शब्द में मेरे कहने का मतलब यह है कि अपना एवं आसपास के लोगों की आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति कर सकती हो, इस ओर ध्यान रखते हुए साध्य तथा आवश्यकता अनुसार जो करना संभव है, यदि उन कामों को करने में लग जाओ तो देखोगी कि अनजान में घर घर में कृषि शिल्प आरंभ हो गया है। प्राचुर्य से घर भर गया है। उस समय और भी कितने लोगों को खिला सकती हो। तुम लोगों में प्रत्येक ही बहुपालक बने, बहुपोषक हों, यह मैं देखना चाहता हूँ। अन्यथा संसारी बनना व्यर्थ है। इसलिए मेरी यह इच्छा है कि तुम लोग धान के लिए जमीन खरीदो। मनुष्य के घर में खाने का चावल और उड़द की दाल रहे तो कमर में बहुत जोर रहता है। युद्ध विग्रह की अवस्था तो देख रही हो, कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। ऐसा भी समय आ सकता है कि एक मुट्ठी दाने के लिए कितने लोग पागल की तरह इधर उधर घूमते रहेंगे। कितने लोग खाने बगैर मर भी जा सकते हैं। काली षष्ठी माँ ने बोला कि मेरा लड़का संतोष व्यवसाय वाणिज्य पसंद करता है, किंतु धान के लिए जमीन खरीदना नहीं चाहता है। श्री ठाकुर जी बोले, व्यवसाय वाणिज्य करना तो बहुत अच्छा है, उसके साथ धान की जमीन भी रहनी चाहिए। पैसे को तो चबा कर नहीं खा सकते हैं, पेट के लिए चावल सिद्ध करना ही पड़ता है। कुछ पैसे हाथ में रखने से ही हर समय धान चावल मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मांदा माँ प्रफुल्ल की माँ बोली कि मैंने अपने आदि घर देश में देखा है, कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने आता था और मैं 1 मुट्ठी चावल लाने जाती थी तो 2 मुट्ठी चावल हाथ में आ जाता था। किंतु यहाँ तो खरीदना पड़ता है, इसलिए 2 मुट्ठी देना भी चाहती हूँ तो भी 1 मुट्ठी से अधिक नहीं दे पाती हूँ। अपने खेत के धान चावल तथा खरीदे हुए धान चावल में कितना फर्क पड़ता है। श्री ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, ठीक ही कह रही हो। सूरमा माँ के निकट उनकी लड़की मुनकू बैठी थी। श्री ठाकुर ने सूरमा माँ से पूछा, क्या मुनकू रसोई नहीं बना सकती है? सूरमा माँ बोली, हाँ बना सकती है, उसके हाथ की रसोई बहुत अच्छी होती है। उसकी एक यह बड़ी अभिलाषा है कि अपने हाथों से तरकारी बनाकर आपको खिलाए। श्री ठाकुर जी बोले, खिला सकती है, लड़की को अच्छी तरह आदमी बनाओ। लिखना पढ़ना नाच गाना चाहे जो भी जितना क्यों न सीखे, पर काम काज चाल चलन आचार व्यवहार दुरुस्त कर दो। तुम गृहस्थ हो और वह यदि तुम्हारा अनुसरण करती है तो बहुत कुछ सीख जाएगी। शिक्षा की प्रधान चीज है भक्ति, इसलिए बच्चों की शिक्षा के विषय में माँ बाप का प्रथम कर्तव्य है स्वयं वास्तविक रूप में श्रेयनिष्ठ होना, गुरु और गुरुजन के प्रति भक्तिमान होकर उनके जीवन सदस्य उनके सम्मुख प्रस्तुत करना। इसके जरिए बच्चों में माता पिता के प्रति भक्ति संचारित होती है और गुरु भक्ति भी जाग जाती है। यही है शिक्षा की मूल बात। यदि किसी के जीवन में इस बात को अच्छी तरह ग्रथित कर दो कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानने पर भी दुनिया के सामने ठोस बना रहेगा, तो उसे देखकर लोग अवाक हो जाएंगे। उसके लिए लिखना पढ़ना बहुत मामूली बात होगी, वह अनायास ही सब कुछ कर सकता है। इन सारी बातों को कहने का मतलब यह है कि लिखाई पढ़ाई शिक्षा की एक गौण चीज है। मुख्य चीज है अभ्यास, व्यवहार, झोंक, निष्ठा, नशा, विश्वास, चरित्र और वैशिष्ट अनुसार कर्म दक्षता का स्फुरण और सुनियंत्रण। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 149 से 152 तक। जय गुरु।